एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस रीजन। तो आज जो हम करेंगे, हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने 1909 एक्ट के क्वेश्चन किए थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो आज हमारे क्वेश्चंस हैं वो 1919 ऑनवर्ड्स जितने भी एक्ट्स बने हैं उसके ऊपर हमने एमसीक्यूज लेके आए हैं। ठीक है, इसके ऊपर सारे एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद 1909 तक हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए थे। आज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इनके साथ हम इनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है लिमिटेड फ्रेंचाइज का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? 1919 में लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था, बट कुछ लिमिटेड क्लासेस को। इसमें से कौन सा उसका बेसिस नहीं है? क्या एजुकेशन के बेसिस पे था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे था, टैक्स के बेसिस पे नहीं था, या जेंडर के बेसिस पे नहीं था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जेंडर इसका बेसिस नहीं था, बाकी सब इसके बेसिस थे। पढ़ लेते हैं हमारा 1919 एक्ट। जो 1919 एक्ट है उसे हम मॉन्टेग रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी हम इसको बोलते हैं। ओके अब इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्या हुआ था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई गई थी। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का आयोजन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाई कमीशन का ऑफिस भी बनाया गया था। हाई कमीशन का ऑफिस भी बनाया गया था, जो कहाँ पे बनाया था? लंदन में। ये एक्ट 1919 की बात करें। ओके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हाई कमीशन का ऑफिस लंदन में बनाया गया था। तो ये हाई कमीशन क्या है? देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया जो है वो कैसे चल रहा था? इंडिया के पास, इंडिया को जो हेड कर रहा था वो वॉइसरॉय था। और वॉइसरॉय जो था वो जो है एक तरीके से किसका सबऑर्डिनेट था? वो था हमारे क्राउन का। क्राउन का सबऑर्डिनेट, यानी क्राउन ने अपने सबऑर्डिनेट्स भेजे थे ना। आफ्टर 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, देन वॉइसरॉय को लाया गया था। गवर्नर जनरल से जो है वो वॉइसरॉय में हो गया था, और वॉइसरॉय जो था वो एक तरीके से गवर्नर जो हमारे क्राउन है उनका एक सबऑर्डिनेट था। डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था ब्रिटिश क्राउन से इंडिया में, और वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, जो कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने। इसके बाद जो है हमारे जो क्राउन था उससे चल रहा था, एंड देन हमारे इंडिया किससे रूल किया जा रहा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये कौन भेजता था? ब्रिटिश का पार्लियामेंट। तो हाई कमीशन भी बनाया गया था बाय क्राउन। हाई कमीशन भी एक कमीशन बनाई गई थी बाय क्राउन। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया जो है पहले वॉइसरॉय से चल रहा था, वॉइसरॉय जो था वो क्राउन का सबऑर्डिनेट था, एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी इंडिया में ही थे, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस तरीके से जो है हमारे 1919 एक्ट की चीज़ें चल रही थी। इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी था। 1919 एक्ट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें कि अपर हाउस भी था और लोअर हाउस भी था। जो पहले अगर हम 1861 एक्ट की बात करें, जिसमें है इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी, उसको रिप्लेस करके बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस भी बनाया गया था। जैसे 1909 में हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई थी। 1919 एक्ट में वो जो रिप्रेजेंटेशन है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो एक्सटेंड होके सिख को, क्रिश्चियन को एंड एंग्लो इंडियन जो थे उनको, और मुस्लिम्स तो थे ही, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। यहाँ पे जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी यानी कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना ऑफिशियल्स में, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस। डायरकी यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था 1919 एक्ट में। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डायरकी को कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया था, वो आपसे पूछ सकते हैं। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1919 एक्ट। इसके बाद जो है, जो हम यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस के एग्ज़ाम, वो 1926 में जो है वो बनी थी। तो ये 1919 एक्ट में ही आता है। लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी।
क्या दी गई थी? लिमिटेड फ्रेंचाइज। कुछ लोगों को ही राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था। इसके बाद जो है अगर हम डायरकी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, डायरकी जो है वो डायरकी यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक हो जाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ये हमारे अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हो जाता है हमारा स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसमें जो है हमारी पावर को डिवाइड कर दिया गया था। अब सब्जेक्ट्स कैसे दिए गए थे? एक थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक थे हमारे रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते थे जो कि गवर्नर जो था एड एंड एडवाइस मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करता था। बट यहाँ पे जो है गवर्नर जो है रिजर्व सब्जेक्ट में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अब जो है डायरकी में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी डाले गए थे जिसमें जो स्मॉल गवर्नर्स है प्रोविंसेस के वो रूल करते थे। तो डायरकी देखिए तो सिंपल लैंग्वेज में डायरकी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स को बांटा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1919 एक्ट की, इसमें जो है पीसीएस जो आपको मैंने बताया, ठीक है ना, पीसीएस को बनाया गया था। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशंस भी बिठाई जाएगी। क्या बिठाई जाएगी? स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाई जाएगी। हाँ, इस जब ये जो हमारे 1919 एक्ट के 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाई जाएगी और वो देखेगी कि जो 1919 एक्ट में जितने भी हमने कानून लाए हैं क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी वर्किंग के लिए, उनकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी 10 साल के बाद जिसको हम स्टैट्यूटरी कमीशन बोलेंगे। बट क्या होता है, 2 साल पहले ही वो कमीशन आ जाती है और वो कमीशन कौन सी होती है? साइमन कमीशन, जो 1927 में वो कमीशन आ जाती है 2 साल पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम साइमन कमीशन को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। न्यू ऑफिस हाई कमीशन जो है लंदन में बनाया गया था, कौन से एक्ट के द्वारा? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि हाई कमीशन जो है 1919 एक्ट में बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सर्विस कमीशन 1936 में बेशक बना था, बट वो कौन से एक्ट से बना था? वो 1919 एक्ट से बना था। इसका भी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम सेपरेट द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, यानी कि प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया था। ये अथॉरिटी दी गई थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी कि वो अपना बजट जो है प्रोविंसेस को बोला गया था कि आप अपना बजट खुद ही तैयार कर सकते हैं। ये जो है ये कानून दिया गया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। 1935 के आगे क्वेश्चन है, इनको हम आगे और समझ लेंगे। और बाकी जो एक्ट्स हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। आप लोग जो न्यू है इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आज मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये पीडीएफ जो है जिसमें मैंने टॉप 55 क्वेश्चन जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हर एक जो है मतलब लेके आई हूँ, और इसी पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड सेकेंड चीज़ ये कि आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी कीजिएगा, देखिएगा आपको कितने सारे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है स्टैट्यूटरी कमीशन कौन सी थी? क्या वो मैकाले कमेटी थी, वुड कमेटी थी, या साइमन कमीशन थी? तो देखिए मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी कमीशन जो है 1927 में बिठाई गई थी फॉर द वर्किंग, देखने के लिए कि 1919 के एक्ट में जो हमने लाए थे कानून क्या वो अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं। तो 1927 में वो कमीशन थी, वो थी साइमन कमीशन। हम थोड़ी सी साइमन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों क्या थे? वो वाइट मैन थे, यानी कि वो इंग्लिश थे। तो इसी का जो है विद्रोह करते हुए हमारे इंडियंस आए थे और इंडिया ने एक जो है स्लोगन दिया था साइमन गो बैक। आपको पता ही होगा, हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसी कमीशन को पढ़ने के लिए, इसी कमीशन के बारे में जानने के लिए एक कमीशन बिठाई गई थी जिसको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बिठाई गई थी और उसके बारे में बात की गई थी कि जो हमारे कमीशन है वो काम किस तरीके से कर रही है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931-32 में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने नहीं गए थे, वो सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने अटेंड की थी।
सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी देखने के लिए कि साइमन कमीशंस ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है क्या वो किस तरीके से उन्होंने अपनी रिपोर्ट के बारे में लिखा है या क्या सही है, उसके बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही बातचीत हुई थी। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो साइमन कमीशन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, तो मैंने आपको बताया वो 7 मेंबर थे। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। साइमन कमीशन जो है इनमें से किस पे प्रोपोजल नहीं बनाया था? अबॉलिशन ऑफ डायरकी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पे, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, किस पे उन्होंने प्रोपोजल नहीं बनाया था? ये बनाया था ऑप्शन सी। इस पे इन्होंने कोई भी प्रोपोजल नहीं बनाया था कि कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको डिसकंटिन्यू करो, इस पे इन्होंने कोई भी प्रोपोजल नहीं बनाया था। बाकी उन्होंने सब पे प्रोपोजल बनाया था। उन्होंने एबोलिशन ऑफ डायरकी के ऊपर भी बनाया था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, फेडरेशन होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स का भी, ठीक है ना। तो इन तीनों पे बनाया था, बट उन्होंने इस पे नहीं बनाया था, डिसकंटिन्यूएशन पे नहीं बनाया था। और उन्होंने ये बोला था कि कंटिन्यूएशन यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ठीक है ना, एक तरीके से प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, कम्युनल अवार्ड जो है जो राम से मैकडोनल्ड ने लाया था वो कौन से ईयर में लाया था? 1927, 1930 या फिर 1932? तो कम्युनल अवार्ड जो है राम से मैकडोनल्ड ने लाया था। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज एक एक्ट लाया था जिसमें कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देनी थे माइनॉरिटीज को, तो इसी को हम कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। तो वो लाया था 1932 में। नेक्स्ट है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तीन लिस्ट बनाई गई थी, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरलिस्ट में कितनी आइटम्स थी? फेडरल लिस्ट में कितने आइटम थी? क्या 54, 59, 36 या 65? तो इसमें थी 59 आइटम्स। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है। सो देखा जाए आपको 1935 एक्ट के बारे में, देखिए जो हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई थी कि हमारा वर्किंग कैसा हो रहा है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, तो उसका जो रिजल्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो जो 1935 एक्ट था, देखिए अब जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था और ये लॉन्गेस्ट एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अगर आपसे पूछे कि सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कौन सा था, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक हम इसको एज एन इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी चलाते थे, ठीक है। तो इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60% हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। इसमें 321 सेक्शंस थी और इसमें 10 शेड्यूल्स थे। ओके, 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल थे। इस एक्ट में काफी सारी चीजें लाई गई थी, काफी न्यू चीजों का जो है यहाँ पे गठन किया गया था। इसमें क्या था कि बात की जाए, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन डाला गया था, यानी कि अब जो पावर थी वो सेंटर में और प्लस जो हमारी प्रोविंसेस है उसमें डिवाइड कर दी गई थी। जैसे फेडरलिस्ट जो है वो हमारी सेंटर की होती थी, प्रोविंशियल जो लिस्ट है प्रेजेंट डे अगर हम बात करें स्टेट्स की थी, प्रेजेंट डे स्टेट्स, और उस टाइम पे प्रोविंसेस की थी। एंड कंकरेंट लिस्ट जो थी जिसमें कि जो बोथ प्रोविंसेस प्लस जो हमारी फेडरल है यानी कि सेंटर जो है इस पे काम कर सकती थी। अगर बात करें फेडरल लिस्ट की, इसमें कितनी आइटम्स थी? वो थी हमारी 59। और प्रोविंसेस में कितनी आइटम्स थी? वो थी हमारी 54। एंड कंकरेंट लिस्ट में कितनी आइटम थी? 36 आइटम थी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए हमारा जो प्रेजेंट डे जो हमारा 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है विच डील्स विद द लिस्ट, जिसमें हमारी स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, तो वो यहीं से लिया गया है। तो तभी तो बोलते हैं कि 16% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया एंड इसको एज एन इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी यूज किया गया था। इसके बाद अगर हम जाने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि इसमें रेजुटरी पावर जो थी वो वॉइसरॉय को दी गई थी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखें तो हम यहाँ पे देखिए आपसे पूछते हैं डायरकी कौन से एक्ट में अबॉलिश की गई थी, तो डायरकी अबॉलिश की गई थी हमारे 1935 एक्ट में।
ओके, डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया था और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है ना, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई थी कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने तरीके से चला सकती हैं। डायरकी जो थी अब सिर्फ और सिर्फ सेंटर में थी, डायरकी को सेंटर में अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, बाइकैमरलिज्म, जैसे हमने पहले पढ़ा 1919 में बाइकैमरलिज्म आया था। तो बाइकैमरलिज्म जो था, इन्होंने 11 स्टेट्स में से सिर्फ 6 स्टेट्स जो प्रोविंसेस थी उनमें क्या किया गया था, बाइकैमरलिज्म दिया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1935 में जो 6 प्रोविंसेस थी वो कौन कौन सी थी जिनको बाइकैमरलिज्म जो दिया गया था। बंगाल को, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और हमारा यूनाइटेड प्रोविंस, इन 6 प्रोविंसेस को बाइकैमरलिज्म दिया गया था। बाइकैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दिया गया था। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने 1909 से देखते आ रहे, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले मुस्लिम को, फिर 1919 में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था सिख प्लस एंग्लो इंडियंस को प्लस हमें क्रिश्चियंस को भी। देन 1935 में जो है अब जो ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, वो किसको दिया गया था, वो दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस को, यानी कि शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल कास्ट वुमेन को प्लस इनमें जो लेबर या वर्किंग क्लासेस होती थी उनको भी दिया गया था 1935 एक्ट में। ओके, अब जो है इसके बाद जो है जो 10% जो वोटिंग अधिकार जो था उन्होंने 10% बढ़ा दिया गया था, यानी कि 10% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो भी अब वोट दे सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया था ताकि वो जो करेंसी है इंडिया की उसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद जो है अब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेंट्रल लेवल तक नहीं होगी बल्कि वो स्टेट लेवल तक भी होगी, और एक जॉइंट कमीशन भी बनाई जाएगी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। फेडरल कोर्ट भी बनाया गया 1937 में। उसके बाद जो फेडरल कोर्ट है वो प्रेजेंट डे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सो इसके जो सब्जेक्ट है वो थे हमारे ऑप्शन बी 59। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है कि रेजिडेंसी पावर जो है वो किसको दी थी, तो वो दी थी हमारे वॉइसरॉय को। मैंने अभी आपको बताया कि 1935 एक्ट जो है उसमें रेजिडेंसी पावर जो है वो वॉइसरॉय को दी थी। आपको मैंने पहले भी बोला, जब आप पढ़ते हैं ना कोई भी एक्ट्स आप पढ़ते हैं तो आप उसको ना एकदम चार्ट बना के पढ़िए कि इस सब जो है सब आर्टिकल्स सब जो एक्ट्स हैं वो आप लिख लीजिए और स्टार्टिंग करिए 1773 एक्ट से, फिर आप सभी को कंपेयर भी कर सकते हैं आराम से कि कौन से एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्राविधान हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें दिए हैं। सो इससे आपको इजीली याद रहेगा कि कौन कौन से एक्ट कैसे कैसे थे और किसने क्या 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 चेंजेस है, क्योंकि 1773 से देखिए आप जो है सेंट्रलाइजेशन थी, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी, क्योंकि पावर जो है प्रोविंसेस तक, देखिए 1935 एक्ट में आते आते पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होने लगी, क्योंकि अब पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास भी आ रही है, डिसेंट्रलाइज हो रही है। ठीक है, तो ये जो एक्ट हैं ये ऐसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप एक तरीके से कंपैरिजन करके पढ़िएगा कि कौन कौन से एक्ट में क्या क्या चीजें हुई है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, विच इज नॉट टू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट से कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है। इन्होंने डायरकी को एबॉलिश कर दिया, हाँ जी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ओके, प्रोविंस ऑटोनॉमी वर गिवन इन अ डिफाइंड स्फीयर, हाउएवर द गवर्नर वाज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। हाँ जी, इसको देखते हैं हम, इसमें ये सही है कि नहीं। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू फोर्स इन 1937, डिसकंटिन्यू इन 1939। ओके, नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 स्टेट्स। हाँ जी, डी वाला जो है हमारा सही है। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी तो दी गई थी, क्या उसमें गवर्नर को रिक्वायर नहीं किया गया था कि वो कोई भी एक्ट जो है नहीं कर सकता, बट उसको एडवाइस नहीं लेनी है प्रोविंशियल मिनिस्टर की, ये गलत है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। इस एक्ट में गवर्नर को
एडवाइस दी गई थी, यहाँ पे नॉट नहीं है, बाकी हमारी लाइन बिल्कुल सही हो जाती है। गवर्नर जो है वो काम कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जो गवर्नर होगा वो जो प्रोविंसेस में मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ, उनकी एडवाइस के साथ वहां पे काम कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग में से कौन सा सही नहीं है? फेडरल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंडेड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस को, हाँ जी ये बिल्कुल हमने पढ़ा अभी। ओके, काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, क्या फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट सेकंड ट्रू है, सेकंड थर्ड ट्रू है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रू है? तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा पहला भी सही है। हाँ जी, जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं उसे रिजर्व और ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। देन उसके बाद जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड किया, हाँ जी, अबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे भी एबॉलिश किया था। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। सो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हमारे में ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 20% पॉपुलेशन वोटिंग राइट है, नहीं, हमने पढ़ा कितना दिया है 10%। देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स भी हो सकती है। यहाँ 20 लिखा है, कोई बोलेगा भाई ये भी सही है, नहीं जी, 10% को वोटिंग राइट दिया गया था, हमने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया, हाँ जी बिल्कुल किया। क्यों किया? ताकि जो करेंसी है उससे क्या कर सके, पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। ओके, हमारा फर्स्ट बिल्कुल गलत है, और जहां जहां पे फर्स्ट है हम उसको काट देंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा गलत है, और डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो ए और बी हमारा कट गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, बाकी से एक नहीं, यानी कि हमारा सेकंड वाला सही है, तो हम सेकंड वाले के साथ चलेंगे अभी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल है और जॉइंट है, हाँ जी, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ओके, फेडरल कोर्ट जो है वो भी एस्टैब्लिश किया, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाता है। इस तरीके से भी आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, बट इनमें जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% लिखा है, और कोई कोई जो स्टूडेंट्स हैं कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो 20% वाले को भी टिक कर लेते हैं, बट वहाँ पे 10% लिखा था कि 10% को वोटिंग अधिकार है, 20% को नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा है, British Parliament Clement Attlee declare British rule in India would be end by 30 June 1948। हाँ जी बिल्कुल सही है। कब कहा था उन्होंने कि ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा बाय जून 30 1948? ये कब कहा था प्राइम मिनिस्टर एटली ने? इन्होंने कहा था 20 जनवरी 1946। और ये जो डेटा होता है, फैक्चुअल वर्ड डेटा जो होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे JKSSB तो काफ़ी वास्ट है, डेट्स पे ही काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द लास्ट वॉइस रे पुट ए प्लान नोन एज माउंट बैटन प्लान ऑन विच डेट? कब आया था माउंट बैटन प्लान, कब आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का माउंट बैटन प्लान आया था जून 3 1947 में। देखिए यहाँ पे 1946 भी लिखा है, 1947 भी लिखा है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऑप्शन जो हमारा सी है ये हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 47 का। थोड़ा सा हम जो है हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट 1947 इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या हुआ था 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 में जो प्राइम मिनिस्टर एटले हैं उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा बाय जून 30 1948 में। हम इसको पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल को इंडिया में एंड कर लेंगे। ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जून 3 1947 में, देखिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू हो गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी तो जून 3 1947 में एक बात की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो प्रोविंसेस
अपनी मर्जी से, अगर उनको अच्छा लगेगा या विलिंग होंगे उसको मानने के लिए तो वो मानेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो मानेंगे नहीं। ऐसा कहा गया था जून 3 1947 में, क्योंकि 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। तो ऐसा बोला गया था जून 3 1947 में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो अप्लाई नहीं होगा उन प्रोविंस में जो कि चाहती नहीं है उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, नेक्स्ट एक और पॉइंट था जून 3 1947 में। 1947 में क्या हुआ था? माउंट बेटन प्लान ने आया था जो कि कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग ने दोनों ने एक्सेप्ट कर दिया था। उसके बाद जुलाई 4 1947 में क्या हुआ था? इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट आया था। इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट आया था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल असेंट मिल गई थी और उसके बाद 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत जो है आज़ाद हो गया था। सो यहाँ से देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक शुरुआत की। हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था अपना 1947 जो इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट है। और ये जो एक्ट्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ना कि हमें इससे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प होता है, बल्कि हमें हेल्प होता है अपने इंडिया को जानने का भी, कि हमारे भारत में काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कौन से एक्ट लाए थे, ये सब चीज़ें जानने का हमें मौका मिल जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। जो डेटा है ये जो हमारा 1773 एक्ट से 1947 तक का जितना भी डेटा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी नॉलेज के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे 47th हमारा क्वेश्चन है जो है लास्ट वॉइस रहे। हाँ, ये हमने कर लिया था, माउंट बेटन प्लान कब आया था 47 का, तो हमने इसका कर लिया था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैच था। अभी देखिए इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी। हमारे एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन टर्म प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इन टर्म प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपने ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इन टर्म प्राइम मिनिस्टर कौन थे। जैसे इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा 1935 वाला कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन था जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। तो वैसे इन टर्म गवर्नमेंट बनी। इन टर्म का मतलब होता है कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, इन टर्म सिंपल लैंग्वेज में रख लो टेम्परेरी, ठीक है ना। टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी 1946 में। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कि कुछ मेंबर्स बने थे और कुछ पोर्टफोलियोज बने थे। अब जो है ये इसको हमें मैच करना है कि कौन कौन से पोर्टफोलियो से कौन कौन बिलोंग करता है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ से बिलोंग करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रकाश और डॉक्टर जॉन मैथाई। होम इंफॉर्मेशन से, ब्रॉडकास्टिंग से, एक्सटर्नल अफेयर से, फूड से या इंडस्ट्रीज से? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट का हमारा आ जाता है एक्सटर्नल अफेयर। फर्स्ट का सेकंड कहाँ पे है? हमें दो ऑप्शन में दिख रहा है तो हम ए भी काट देंगे और हम सी भी काट देंगे, तो हम रखेंगे कौन सा? डी। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक्सटर्नल से बिलोंग करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ से। तो हमारा फर्स्ट भी कट गया और हमारा सी भी कट गया, बचा कौन सा? हमारा बी और डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो होम मिनिस्ट्री से, होम से और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से, यानी कि टू का क्या है? टू का है वन, टू का वन, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आ जाता है। सो ये आपको इन टर्म गवर्नमेंट में जितने भी पोर्टफोलियोज बने थे और जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा मेंबर कहाँ से बिलोंग करता था। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज़ है, नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 1949 में, ये कॉमनवेल्थ का पार्ट भी बने थे, तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि 1949 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कॉमनवेल्थ में ज्वाइन किया था। तो भारतीय काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट हो गए इंडियन, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तो हम ब्रिटिशर्स से अपना पीछा छुड़ाया, अभी तो वो हमें आज़ाद करके गया, और ये फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही आ गए, ब्रिटिशर्स के साथ ही आ गए, इन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया। तो 1949 को भारत पार्ट बना था कॉमनवेल्थ का, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसीलिए आप जवाहरलाल नेहरू से कॉमनवेल्थ याद रख सकते हैं। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो होम मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे वो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। सो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, बट इससे पहले इंटर्म प्रेसिडेंट भी बने थे। तो इंटर्म प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, इंटर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है हमारे सच्चिदानंद
सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे इंटर्म प्रेसिडेंट रह चुके थे। नेक्स्ट है मैच द इंटर्म गवर्नमेंट विद देयर पोर्टफोलियोज। अच्छा ओके, जगजीवन राम, सरदार बालदेव, सी एच बाबा, लियाकत अली। पोर्टफोलियो है इनके फाइनेंस, वर्क, डिफेंस एंड लेबर। सो जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें से हम बात करते हैं हमारे पहले हम जगजीवन के बारे में बात करते हैं कि जगजीवन जो है वो कौन से किस से रिलेट करते थे। तो जगजीवन जो है वो रिलेट करते थे हमारे लेबर से। किससे करते हैं? लेबर से जगजीवन रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट का 4 कहाँ पे? हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद सरदार भलदेव जो है वो डिफेंस से करते थे। सरदार भलदेव जो है वो डिफेंस से करते हैं। एंड सेकेंड है हमारे भाभा, तो वो भाभा जो है वो किससे करते हैं? होम एंड माइंड से, पावर से करते हैं। एंड लियाकत अली जो है वो डिफेंस से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 50th क्वेश्चन है, इन टर्म गवर्नमेंट और उसके पोर्टफोलियोज कहाँ पे हुए थे? असाफ अली, राजा गोपालाचारी, इनमें कौन करते हैं? असाफ अली क्या करते थे? असाफ अली जो है वो रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का थे। तो ऑप्शन 1 का है 4। तो जहाँ पे हमें 4 दिख रहा है हम उसको करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो और इंटर्म गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स थे वो आपको याद रखने हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फर्स्ट कैबिनेट फ्री। अभी देखिए कैबिनेट फ्री जब हमारी 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा जो भारत जो है वो आज़ाद हो गया था, फर्स्ट फ्री कैबिनेट जो बनी थी। अब उसके मेंबर उसके पोर्टफोलियोज आपको याद रखने हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम नेहरू की बात करें, मैंने आपको अभी बताया नेहरू से आप कॉमनवेल्थ याद रखना, तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट का हमें 2 जहां दिख रहा है वो हमने ऑप्शन रखना है, बाकी हमें काट देना है। तो हमारा फर्स्ट का 2 कहाँ पे है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री और ब्रॉडकास्ट में थे, ये भी आपको पता हो गया। तो सेकेंड का जो है फर्स्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट कैबिनेट फ्री जब हेल्ड हुआ था 1947 में, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कैबिनेट फ्री हमारा कौन से पोर्टफोलियो है? डॉक्टर जॉन मैथाई किससे बिलोंग करते थे? डॉक्टर जॉन मैथाई जो है वो रेलवे से बिलोंग करते थे। तो जहाँ पे हमें फर्स्ट का 4 दिख रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट कैबिनेट फ्री, सेम क्वेश्चंस। एंड सी एच भाभा जो है वो किससे बिलोंग करते थे? और रफ़ी अहमद की वाड़ी जो है वो किससे बिलोंग करते थे? तो ये हमारे को बताना है। तो उसके बाद जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस पे हमारा चिनैनी नाशरी टनल है वो है, उस पे नाम रखा गया है, तो वो किससे बिलोंग करते थे? तो सी एच बाबा जो है वो कॉमर्स से करते थे। ऑप्शन 1 का 4 जहाँ हमें दिख रहा है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 53 का हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल कोर्ट। देखिए ये यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फेडरल कोर्ट इन इंडिया कौन से एक्ट से बिलोंग करता है? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861, 1909, 1919 या नन ऑफ द अबव? तो अभी हमने पढ़ा ना फेडरल कोर्ट किससे बिलोंग करता है? 1935 एक्ट से बिलोंग करता है। वो इनमें से किसी एक्ट से नहीं बिलोंग करता, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में किसने हेल्ड किया था? कौन सा जो था वो इनके हेड थे? पैथिक लॉरेंस, लिलिंथगो, वेवल या साइमन कमीशन? तो 55 का आ जाता है ऑप्शन ए। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसमें 3 मेंबर्स आए थे। कौन कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और उसके बाद आए थे पैथिक लॉरेंस। तो ये तीनों आए थे, तो इसके जो हेड थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ये भी जो है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है वो कौन से एक्ट में आया गया था? जिसमें बोला गया था कि इंडिया का जो वॉइसरॉय है उसकी अथॉरिटी हो जाएगी पूरी पोर्टफोलियो में भी और डिपार्टमेंटल सिस्टम में भी। कौन से एक्ट में था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में,
1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन कॉन्सुल एक्ट 1892 या इंडियन कॉन्सुल एक्ट 1909। तो मैंने आपको ये लास्ट जो हम क्वेश्चन करे थे इंडियन कॉन्सुल एक्ट 1861 वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल जो सिस्टम था वो आया गया था 1861 में। तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, और यहाँ डिपार्टमेंटल सिस्टम भी बोलते हैं, जो काम करने के लिए आया था, तो वो आया गया था 1861 एक्ट में। बट ये इससे पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था 1859 में बाय लॉर्ड कैनिंग। ये मैंने आपको उस टाइम वीडियो पे भी बताया था, लॉर्ड कैनिंग ने इसे बनाया तो था, बट इफेक्ट में ये 1861 में आया था पोर्टफोलियो सिस्टम। सो ये थे हमारे 56 क्वेश्चंस, जिसमें हमने अपने सारे जितने भी एक्ट्स हैं रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस सारा पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए और ये सारे क्वेश्चन जो है इन्हें फिर से सॉल्व कीजिए। एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं आपको न्यू वीडियो अब किस पे चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।